अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 6 ज़ीक़ाद 1445 हिजरी, मई की है 15 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ऑलराइट, अभी जब मैंने साइन इन किया तो मैडम नूर जहां की आवाज, मैडम नूर जहां का ओरिजिनली गाया हुआ ये गाना जो है वो बज रहा था, विच इज अ नाइस सॉन्ग एक्चुअली। बट मैंने जब आके देखा सॉफ्टवेयर पे तो लिखा हुआ था कि ये गाना गा रही थी गुलपाना। क्या बात है यार, जबरदस्त। यानी लग नहीं रहा था कि एक बहुत ही कहना चाहिए कि हमारी फोक पश्तून सिंगर जो है वो मैडम नूर जहां का गाना जो है वो इतना अच्छा गा रही होंगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। आई रियली विश वी आर एबल टू चेरिश दिस ब्यूटीफुल, जो गुलदस्ता है सकाफतों का, काश कि हम इसको कभी सेलिब्रेट कर सकें ठीक से। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, प्रोग्राम का हमने कर दिया आगाज। आज आया हूं मैं लेट, काफी दिनों बाद इतना लेट मैंने आज साइन इन किया है और यकीन जाने के आज सुबह जरा उठना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था। आज सुबह मैं पार्क भी नहीं गया बिकॉज पता नहीं क्यों यार, पता था टॉटनहम हॉटस्पर्स जैसी घटिया टीम से जो है ना वो ये उम्मीद लगाना कि वो कुछ मैनचेस्टर सिटी को कुछ फाइट पुट अप करेंगी और शिकस्त दे देंगी या कम से कम ड्रॉ कर लेंगी। लेकिन क्या करें यार, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे थी उम्मीदें। और मैंने रात में फिर बैठ के पाकिस्तानी मैच फारिग होने के बाद थोड़ी देर घर वालों को दिखाने के लिए कि मैं सो रहा हूँ, मैं जाके लेट भी गया, लेकिन फिर मैं उठ के आ गया और फिर मैच देखना शुरू किया। और हाफ टाइम तक तो मुकाबला बराबर था, कुछ दिले खुश फहम में उम्मीदें जाग भी रही थी। लेकिन यार उनकी कप्तान है ना वो साउथ कोरियन सोन, उसने जो गोल मिस किया ना वहाँ पे मुकाबला 1-1 से बराबर हो जाता। और अगर वो मुकाबला 1-1 से बराबर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन बहरहाल जी, तो मैनचेस्टर सिटी जो है वो कल 2-0 से मैच जीत गया। टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में उन्होंने मेजबान टीम को जो है वो शिकस्त दी है। और इस तरह अब द चांसेस ऑफ मैनचेस्टर सिटी विनिंग द इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर द 4th स्ट्रेट टाइम वो एकदम स्काई रॉकेट हो गए हैं। बट बहरहाल जी, ये तो जब हम वापस आएंगे मंडे को तो फिर जाहिर है मैं आर्सेनल की टीम को, जो हमारी टीम है, उसको ट्रिब्यूट पेश करूंगा फॉर द वंडरफुल सीजन दे हैव हैड। एक दो जगहों पे उनसे जरा चूक हो गई, लेकिन फिर भी आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सीजन टू रिमेंबर। बहुत सारे रिकॉर्ड अपने ही आर्सेनल ने जो है वो तोड़े हैं, सो उसकी बात होगी। लेकिन कल जो ज़ाहिर है एक परेशान कुन बात मुझे पता चली, और मैं परसों मुझे ये परेशान कुन बात पता चली और मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो ये बात पता चली, दोस्तों के साथ ये बात शेयर भी की मैंने। वो ये थी कि यार हमारे जो भांजे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके बारे में मुझे पता चला कि वो टॉटनहम हॉटस्पर्स के जो हैं वो फ़ैन हैं। और मैंने जब दोस्तों को भी बताया अपने तो उनको भी यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा पता नहीं है, मेरी बहन ने मुझे बताया, बल्कि उसने कोई टॉटनहम हॉटस्पर की कोई मर्चेंडाइज जो है वो भी ऑर्डर की है। और वो मर्चेंडाइज जो है वो पता नहीं क्या था, पानी की कोई बॉटल थी या क्या थी। तो मैं मुझे हैरानी हुई मुझे, आई मीन लाइक अक्सर लोग जो है ना वो टीम फॉलो करना शुरू करते हैं जो कि आमतौर से कुछ कामयाबियां हो उसकी, कुछ अचीव किया हुआ हो या कम से कम कुछ अचीव करने की उम्मीद हो। अब हॉटस्पर्स में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। पता नहीं वो बच्चा बेचारा किसके बहकावे में आ गया। वो नॉर्थ लंदन में रहता भी नहीं है कि चलो जी स्पर्स के मोहल्ले में रहता हो तो टीम सपोर्ट करना शुरू कर दे। लेकिन मैं इस मामले की तह तक जरूर पहुंचूंगा और कहीं ना कहीं मुझे जो है ना वो इसका पता लगाऊंगा मैं कि आखिर ये हमारे खानदान में ये बच्चा ऐसा कैसे आ गया कि जो कि स्पर्स को सपोर्ट करता हो। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, अगर प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। अच्छा हुआ यही ना कि मैं आज इतना लेट उठाऊं और मैं बस जल्दी जल्दी मैंने एक कप चाय बनाई जल्दी से अपने लिए और मैं बस पीता हुआ समझें कि भागता हुआ आ गया। और इस वजह से मैंने अभी तक अपना फेसबुक स्टेटस जो है वो भी पुटअप नहीं किया है। तो आप जानते हैं हमारी आपको ये, अच्छा वैसे आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि एक्स जो है ना, जब से ये स्टेट थोड़ी सी दबाव में लग रही है पाकिस्तानी अदालतों के, और कल भी आपको पता है पूरे दिन खबरें आती रही, पूरे दिन कल खबरें आती रही अदालतों से, ये हो रहा है वो हो रहा है, फलाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पे गुस्से में, ये इस पे गुस्से में, इस कोर्ट से ये फैसला आ गया, जिसपे आपको लग रहा है कि कम से कम अदालती महाज पर तो वो जो ऐसा लग रहा था कि एक हुकूमत की एक, ये हमारी जो स्टेट है, हमारी जो रियासत है, मैं हुकूमत तो नहीं कहूँगा, हुकूमत की तो कोई औकात नहीं है आजकल, लेकिन हमारी जो रियासत है उसकी जो एक मोनोपोली चल रही थी वो थोड़ी सी जरा उसमें क्रैक आए। तो मैंने पता नहीं आजकल नोट करना ही शुरू किया है कि मुझे एक्स काफी
ज्यादा खुला हुआ आजकल मिल रहा होता है विदाउट VPN चलाए. अगर मेरे वाईफाई पे नहीं तो मेरे 4G पे चल रहा होता है और 4G पे बंद होता है तो फिर वाईफाई पे चलना शुरू हो जाता है. इस तरह की जो है वो कहानियां जो है वो चल रही होती हैं. सो हुआ ये सीन के कल जो है वो ज़ाहिर है काफ़ी सारी इस हवाले से खबरें जो है वो आती रहीं और बहरहाल इस पे हम अभी आगे चल के तफसील से आज बहुत सारी बातें करेंगे. और दुबई अनलॉक के नाम से भी जो है वो एक सिलसिला सामने आया है जिसमें इस वक्त रियासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्द जो है जो इस वक्त डबलिन में छुट्टियां एंजॉय कर रहा है उसका नाम आया. उसकी जोजा मोहतरमा का जो है वो नाम आया है. उनकी जोजा कहते ही हैं कि पाकिस्तान की बहुत अहम शख्सियत की जो है वो करीबी अजीज़ा हैं और उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वो कुछ तफसीलात दुबई में सामने आई हैं जिसपे उस ताकतवर शख्सियत यानी मोहसिन नकवी ने जो है वो एक क्लैरिफिकेशन पर मबनी एक ट्वीट भी किया है जिसपे उनके ट्वीट पे जो है वो उनकी काफ़ी पब्लिक जो है वो उनको याद कर रही है. सो चलें जी, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में जो है वो आगे होंगी. सो मैं बता ही रहा था कि मैंने फेसबुक का अपना स्टेटस नहीं लगाया और हाँ मैं ये भी बता रहा था एक बात कहाँ से कहाँ निकली और देखे मैं काम मोहसिन नकवी पे ले गया. फेसबुक का स्टेटस अभी हम लगा देते हैं और आप उस पर फेसबुक पे भी मैसेज जो है वो कर सकते हैं. सो या तो अभी हम क्या करेंगे, एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक है हमारे पास और उस ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. गाने वाने मुझे लग रहा है आज हम वैसे खैर एनीवे इस वक्त क्योंकि आजकल ब्रेक थोड़े से कम है प्रोग्राम में. इंशाल्लाह बकरीद का सीजन आएगा तो फिर इश्तिहारात. वैसे यार सोचें अजीब सी बात होती है, यानी ये वो टाइम होता है ना जो ईद और बकरीद का दरमियानी वक्फा जो होता है, यानी आपको हैरानी होती है अरे यार ईद को गुजरे हुए 1 महीने से ऊपर हो गया. फिर आपको एक ख्याल आता है अबे यार बकरीद आने में 1 महीना रह गया तकरीबन. अबे यार मैंने इसलिए बोला शर्म आनी चाहिए अगर मैं ईद के कुछ त्यौहार पे कुछ नागवारी का इजहार करूं, लेकिन आपको पता है कि बकरीद के साथ मेरा जो एक लफड़ा है पाकिस्तानी बकरीद के साथ जो मेरा एक इशू है उसके हवाले से मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं. तो चलें जी, आप लोग के मैसेजेस धड़ाधड़ आना शुरू हो गए हैं, उनको भी मैं शामिल करता हूं. अभी फिलहाल एक 45 सेकंड का जो है ये ब्रेक है और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और चलें जी, क्या बात है. अब क्या सीन है कि क्या हुकूमत वाकई 60 दिन की मेहमान है जैसा कि YouTube पर वीडियोस अपलोड की जा रही हैं? नहीं, ऐसा ये जायदा का मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, अचानक जायदा का मुझे मैसेज नजर आया जिसमें वाकई मैंने कहा रुकूं जरा, ये क्या बात. नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो हुकूमत 60 दिन में जारी है, 45 दिन में जारी है, 48 दिन 3 घंटे में हुकूमत जारी है, ये सारी की सारी बातें आप प्लीज ये समझिए कि ये बेसिकली अपलोड क्यों की जाती हैं. ये इसलिए अपलोड की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज जो है वो आप लोगों को मिले और वो व्यूज जो आप लोगों को आप जैसे लोग जैसे चलते चलते जा रहे हैं अचानक देख गया हो हुकूमत 6 दिन की मेहमान, हुकूमत 8 दिन की मेहमान, हवाओं का रुख बदलने लगा. ये वाला सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा जो थंबनेल में सबसे ज्यादा जो मुझे लाइन लिखी हुई नजर आती है, हवाओं का रुख तब्दील, बड़ा फैसला आ गया, इस तरह की बातें होती हैं. देखिए ये थंबनेल बनाना जो है ना ये एक आर्ट होता है और ये आर्ट इसी तरह बनाया जाता है कि थंबनेल अक्सर ऐसा होता है कि थंबनेल पे चीज लिखी हुई होती है, आप पूरी वीडियो में जो है ना वो ये देख रहे होते हैं और आपको एंड में कहीं डिस्कशन भी नहीं मिलता है. वाला इतना गुस्सा आता है यार. अच्छा, इसमें ना सबसे ज्यादा महारत समा टीवी इस वक्त हासिल कर रहा है. आपको पता है समा टीवी अलीम खान का चैनल है. अलीम खान हेट्स इमरान खान, लेकिन उनकी मजबूरी भी है इमरान खान, बिकॉज पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल उस वक्त तक नहीं होती जब तक उसमें इमरान खान का नाम या उसका जिक्र खैर जो है वो ना हो. सो समा टीवी की आप ये आदत नोट कीजिएगा. नजम सेठी इमरान खान के अजीम शान उनके जो है वो हेटर्स में से एक, अगर इमरान खान से नफरत करने वालों की फहरिस्त बनाई जाए हमारे टेलीविजन चैनल्स में तो नजम सेठी टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर आएंगे. लेकिन उनके थंबनेल जो है वो इतने प्रो इमरान खान हो जाते हैं कि मैं अक्सर हैरान रह जाता हूँ कि अबे यार नजम सेठी तो ये बात कर ही नहीं सकते. अच्छा, इसी चक्कर में आप वो वीडियो भी देखना शुरू कर देते हैं. आपको फिर अपनी बेवकूफ़ी का अंदाजा जो है ना वो तकरीबन सम टाइम इन द मिड ऑफ द वीडियो याद आता है, अबे यार ये तो पूरी इमरान खान के खिलाफ वीडियो है कि माफ़ी नहीं मिलने वाली. और देखिएगा बस आप, चिड़िया ने मुझे बताया है कि इमरान खान पे इतनी सख्ती होने वाली है और PTI पे इतनी सख्ती होने वाली है. अबे भैया, अबे अब क्या सख्ती होगी इससे ज्यादा मुझे बता दो यार. अब इससे ज्यादा एक ही सख्ती होगी तो इमरान खान कह रहा है ना कि इनको मुझे मारना है तो मुझे मार दे. और मुझे लग रहा है कल आगे इमरान खान कहीं ओ यार कल तो क्या सीन होने वाला है. वैसे कल तो मुझे वो शार्क मछली एक्टिवेटेड लग रही है यार, इतना आसान होगा नहीं. अच्छा, इस पर चले जरा बात यार, इस पर अभी नहीं यार, यूट्यूब पे बात करें, पता है डर भी लगता है. लेकिन हुआ क्या, देखिए कभी कभार ना आप
कुछ अपने फैसले जो आप समझते हैं यार मैं कोई बहुत जबरदस्त फैसला कर रहा हूँ, और पता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे ग्रुप थिंक कहा जाता है, और ये जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे ग्रुप थिंक बहुत ज्यादा होता है. ग्रुप थिंक ये होता है कि यार कोई 2 या 3 लोग होते हैं एक मीटिंग रूम में बैठे हुए. वो कल ही किसी को समझा रहा था, मुझे याद पड़ रहा है यार, ये किसी कल मीटिंग में बैठा मैं समझा था ग्रुप थिंक का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है. सो वो ग्रुप थिंक हमारे यहाँ इदारों में बहुत ज्यादा होता है कि एक ब्यूरोक्रेट सीनियर बैठे हुए होते हैं, सीनियर फौजी बैठा हुआ होगा, वो कहेगा यार देखो ऐसा होगा, वो कहेंगे सब कहेंगे सर ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा. यानी कोई डेविल्स एडवोकेट नहीं बनता, कुछ नहीं होता. व्हाट हैपेंस इज दैट आप जो है ना वो अग्री कर जाते हैं, एवरीबॉडी अग्री. तो किसी ने ये ग्रुप थिंक करते हुए ये बात डिसाइड की होगी कि कुछ भी हो जाए इमरान खान की शक्ल हम दुनिया को देखने नहीं देंगे. अब आपने इमरान खान की शक्ल को छुपा के उसको, उसके दीदार को, उसके चाहने वालों के लिए एक ऐसी ट्रीट बना दिया है कि वो किसी तरह बस कोई तस्वीर या कोई चीज नजर आ जाए. वरना क्या होता, हर थोड़े दिन में वो नजर आ रहे होते यार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे भी इनकी पेशी करवा देते हैं यार, दिखा दो कैमरा. अब आपने क्या कर दिया, यू हैव टर्न दिस इनटू अ स्पेक्टिकल. अब कल जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है वो एक स्पेक्टिकल होगा. अब मुझे तो नहीं लगता कि वो होगा, लेकिन अगर वो हुआ तो वो एक स्केप्टिक, देखो इतनी दफा बोला मुश्किल वर्ड ना, स्पेक्टिकल वो होगा. वो मुझे इससे एक वाकया याद आ गया कि यार आप चीजें फिक्स करने के चक्कर में हाउ डू यू स्क्रू अप थिंग्स. और ये पाकिस्तान के एक फौजी बीच पे, मैंने बीच से मुराद ये है कि जो समंदर होता है वहां पे मैंने ये बात नोट की थी. एक बार अपने कॉलीज के साथ पिकनिक पे गया था और मैंने कहा था यार अब मुझे समझ में आया ये मुल्क जो है ना ये चलता कैसे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि मैसेजेस जो है वो आप लोगों के इस वक्त आए हुए हैं. और रियाजुर रहमान साहब कहते हैं वन मैन, अच्छा आप रियाजुर रहमान साहब, मैं हमेशा तारुफ कराता हूँ, हमारे एविएशन के हवाले से खबरें शेयर करते हैं, हमारे रेजिडेंट एविएशन एक्सपर्ट. कहते हैं वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स गेन, गोट्स टू सेइंग. And as Boeing seems caught in the spiral of bad news, one aircraft manufacturer is quietly powering ahead. Brazilian Embraer will soon comprise the entire fleet of American Airlines. बिल्कुल जी, ये अमेरिका की जो इत्तेफाक की बात है, मेरा भी रियाज साहब इत्तेफाक हुआ. एम्ब्रेयर जो जहाज है इनका, जो ब्राजीलियन बड़ा मशहूर जहाज है, दुनिया में 2 एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी जो है वो मशहूर है, जिसको हम जानते हैं कि देयर इज बोइंग एंड देयर इज एयरबस. लेकिन उससे पहले जो है वो दुनिया में और भी जो है वो कंपनियां मशहूर होती थी. मैकडोनल्ड डगलस हुआ करती थी एक जमाने में, और इसके अलावा फिर तो बाद में आपको पता है कि वो जो है वो मर्ज हो गई थी. और फिर उसके बाद वी नो अबाउट एक 2 और कंपनियां, चाइनीज माफ कीजिएगा कैनेडियन कंपनी जो है वो भी बड़ी मशहूर कंपनी है, अभी भी है. और इसके अलावा ब्राजीलियन कंपनी, चाइनीज कंपनी कोमैक है, याद है उन्होंने अपना रिसेंटली जो है वो जहाज वगैरह बनाए, और प्रॉपर उन्होंने अपने जो है ना वो बेसिकली नैरो बॉडी जहाज बना रहे हैं. यानी जो अब तो खैर नैरो बॉडी जहाज भी आपको लॉन्ग हॉल पे आपको फ्लाइट पकड़ा देते हैं. नैरो बॉडी से मुरादी जिसमें सिंगल आइल होती है ना, 2 तरफ सीटें बैठी हुई होती हैं. वाइड बॉडी जिसमें 2 आइल्स होती हैं. सो ये कोमैक जो चाइनीज कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, ये उसका नाम है. तो उनके जहाज बड़े वो चाइनीज एयरलाइंस ने अब कुछ यूज करना शुरू कर दिए. लेकिन ये ब्राजीलियन कंपनी जो है ना एम्ब्रेयर, तो मुझे याद है मैं पहली बार जब एम्ब्रेयर में बैठ रहा था अमेरिका में, हम लोग इंटरनल डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं जिस ग्रुप का हिस्सा था उसमें एक ब्राजीलियन भी था. तो उसमें मुझे जो ब्राजीलियन फ्रेंड मेरा वितोर अब्दाला उसका नाम था, वो आया, कहने लगा अदील ब्रदर डू you know something about this flight? मैंने कहा no वितोर, what is that? You know this plane is made in Brazil. मैंने कहा oh my god. मैंने कहा is that a good news or a bad news? And I know I just wanted to tell you because I'm not responsible for whatever is going to happen in this flight. मैंने कहा चलो ठीक है यार, अच्छा हुआ तूने बता दिया मुझे. So but yes, I think ये अच्छी खबर आपने शेयर की है for Embraer that yeah they are doing well. That's nice. चलें जी, जवेद साहब ने खबर शेयर की है. Biden hits Chinese इलेक्ट्रिक कार एंड सोलर सेल विद हायर टैरिफ. यार कोई बहुत ही घटियापन की हरकत की है यार कल तो बाइडन ने. और बाइडन ने क्या किया है, उसने चाइनीज इंपोर्ट्स पे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो इजाफा किया है. खासतौर से चाइनीज
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. आई थिंक ये टॉपिक हमने कुछ दिनों पहले काफ़ी तफसील से शेयर किया था कि अमेरिकन में ये बात जो है ये काफ़ी ज़्यादा अब सराहियत करती जा रही है कि जिस तरह 70 और 80 की दहाई में आके जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचाया था और इनएफिशिएंट अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जो है वो एफिशिएंट जापानी गाड़ियों ने आके जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया था. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आके ये जो चाइनीज प्लेयर्स हैं ये आके शायद कहानी ख़त्म शुद्ध कर दें. और डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में अपनी तकरीर में जो है वो इस चीज़ के हवाले से बात की थी कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो रोका जाए. अच्छा, चाइनीज ने जो फायदा उठाया है वो ये उठाया है दैट दीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैव मेड ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन मैक्सिको में उन्होंने जो है वो बड़े बड़े अपने प्लांट्स लगा दिए हैं. और इनका जो नेफ्टा तो अब खत्म हो गया, लेकिन जो इनका नॉर्थ अमेरिका का एक उनका जो एक अग्रीमेंट है, ट्रेड अग्रीमेंट, उसका फायदा उठाते हुए मैक्सिको से बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है वो अमेरिका एक्सपोर्ट हो रही होती हैं. सो दे आर बज़ाहिर असेंबल्ड इन मैक्सिको, लेकिन दीज आर चाइनीज व्हीकल्स व्हिच आर असेंबल्ड देयर. सो अब क्या किया है भाई, बाइडन ने जो है वो चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स पे जो है और सोलर सेल और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं बाय द वे, उस पे बहुत ही वहशियाना किस्म का टैरिफ जो है वो लगा दिया है. और कहते ये हैं कि जनाबे वाला अमरीकी जॉब्स बचाने के लिए ये किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो है वो ये किया जा रहा है. यानी दुनिया भर में फ्री ट्रेड का अलम बरदार, यानी कोई मुनाफिक मुल्क इससे बड़ा हो सकता है. दुनिया भर में फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा अलम बरदार जो है वो ये काम कर रहा है. और कहते ये हैं कि जी 100% बॉर्डर टैक्स जो है इलेक्ट्रिक कार्स फ्रॉम चाइना पे जो है वो लगाया जा रहा है. और चाइना ने कहा है कि ठीक है जी, हम इस पे जो है वो रिटेलिएटरी एक्शन जो है वो करेंगे. अच्छा, मैं काफी दफा आप लोगों से बात कर चुका हूं कि चाइना जो है वो अमेरिका में एक बाई पार्टिजान इशू है, यानी दोनों के दोनों जो है वो दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, ये दोनों चाइना पे पाबंदियां लगाने के जो है वो हक में है चाइना के साथ. चलें जी, ग्रेट. जीशान बेग साहब कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड अ स्पेशल ओकेजन फॉर ऑनरिंग फैमिली टुगेदरनेस एंड हार्मनी ऑन May 15 एवरी ईयर. हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सनराइजर्स फैमिली. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. जीशान बेग साहब हमेशा हमें अहम दिनों की जो है वो याद दहानी करा रहे होते हैं और आज उन्होंने आलमी यौम ख़ानदान जो है 15 मई को मनाया जाता है और आपने पूरी सनराइजर्स को भी एक फैमिली कंसिडर किया. बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सनराइजर्स एक फैमिली ही है और हमारा ये थोड़े मिनटों का साथ जो होता है सुबह, उसने काफ़ी सारे लोगों को आपस में जोड़ा है, दोस्त बनाया है. और वाकई आई थिंक व्हेन दे सिट टुगेदर, हैव फन टुगेदर, दिस इज नथिंग लेस देन अ फैमिली फॉर श्योर. तो चलें जी, हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज टू ऑल द सनराइजर्स. ब्रिलियंट. चलें जी, इसके अलावा जवेद साहब ने बताया कैनेडियन राइटर एंड नोबेल प्राइज विनर एलिस मुनरो डाइज एट 92. ऑनेस्टली आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट पीपल इन कनाडा आई एम श्योर दे माइट नो समथिंग, a word or two about her. एफ के न्यासी कहते हैं भाई क्या बाबर और रिजवान को ही ओपनिंग करनी चाहिए. अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक इस सीरीज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमें, वो यही हुआ है कि दोबारा से बाबर और रिजवान जो है वो ओपन ही कर रहे होंगे. अरे कल तो बाबर ने 3 छक्के मार दिया यार. तो अब ये इनके कितने सब्सक्राइबर हैं? बासित अली है, कोई बासित अली को अब याद दिलाना शुरू करें. उन्होंने कहा था ना कि 3 छक्के मार देगा तो मैं अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा. तो चलें देखते हैं क्या होता है. आयशा तौकीर कहती है हेलो अदील अंकल, नहीं बच्चों की तरफ से आया मैसेज. हाशिर हु इज इन ग्रेड 6 एंड यूसुफ हु इज इन ग्रेड 1 विश अस गुड लक फॉर आवर टुडेज इंग्लिश पेपर. गुड लक टू यू फॉर टुडेज इंग्लिश पेपर. एमी अली कहते हैं आर्सेनल का पुरसा अदील को देना है, एहबाब पुरसे में शामिल हो. नहीं यार, देखिए चीजें मुश्किल जरूर हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या मुकम्मल तौर से दरवाजा बंद हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है. फनी थिंग्स हैपन इन फुटबॉल, यू नेवर नो. अभी आखिरी दिन का खेल बचा है. आर्सेनल को एवर्टन को होस्ट करना है, मैनचेस्टर सिटी को जो है वो होस्ट करना है वेस्ट हैम यूनाइटेड को. मे बी दे कैन ड्रॉ द गेम, आर्सेनल कैन विन द गेम. अभी भी गोल एवरेज की बुनियाद पे या गोल डिफरेंस की बुनियाद पे आर्सेनल जो है वो ये चैंपियनशिप जीत सकता है. तो अभी बिल्कुल ना उम्मीदी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एनीथिंग कैन हैपन. चलें जी, और क्या है जी. एमी कहते हैं आज से MA उर्दू फाइनल ईयर के इम्तिहानात हैं. खुदा उर्दू पे रहम और मुझ पर निसाब आसान कर दे. इश्क ही इश्क में पड़ा है रातों में, सुबह पर्चा निसाब से आया. क्या बात है. इश्क ही इश्क पढ़ा है रातों में, सुबह पर्चा निसाब से आया. वेरी नाइस यार, जबरदस्त भाई. गुड लक टू यू
और पता नहीं उर्दू के पर्चे में तुम्हें क्या मसला होता होगा ये भी, लेकिन फिर भी चलो यार एग्जाम का, लेकिन फिर भी जितना भी जबरदस्त तालिब इल्म क्यों ना हो, एग्जाम का अपना एक रोब होता है और अपना एक दबदबा होता है. सो गुड लक टू यू. अताउर रहमान साहब ने कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर किए हैं. थिंग्स यू शुड नेवर अपोलोजाइज फॉर: नीडिंग सम टाइम अलोन, सेइंग नो, सेटिंग योर प्रायोरिटीज, वेरी गुड, योर ओपिनियंस एंड बिलीव्स, टेलिंग द ट्रूथ, हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस. दीज आर द थिंग्स यू शुड नेवर अपोलोजाइज फॉर. ठीक है, चलें जी, गुड. हसनैन आला कहते हैं मिलियंस मोर मिडिल एज आर ओबीस, स्टडी सजेस्ट. स्टडी ये बताती है, अच्छा वैसे आपने बड़ा अच्छा टॉपिक ये लेकर आए कि दुनिया में जो है वो मिलियंस ऑफ मोर, ये कहाँ से स्टडी जहाँ पे भी हो, ये जरा देख लेते हैं क्या या भाई कौन सा इदारा है जो कि जिन्होंने ये किया है स्टडी, लेकिन हमें पता नहीं है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, नहीं अभी नहीं, उन्होंने तो ये BMI कंट्रोल, अच्छा BMI के वाले से बात की, लेकिन यार आपको पता है अब दुनिया में ऐसी मेडिसिन आ गई हैं और ये सही, दीज आर FDA अप्रूव मेडिसिन जो कि सीरियसली आपका जो वेट जो है वो कट कर रही हैं. और कहते ये हैं कि एक मुल्क है जिसकी पूरी इकोनॉमी को जो है ना वो इस वक्त ड्राइव कर रही है. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं ड्राइव कर रही है, लेकिन कहते ये हैं दैट साइज ऑफ दैट कंपनी हैज बिकम बिगर देन द साइज ऑफ द इकोनॉमी, the country. The size of that company, that pharmaceutical company, is now bigger than the GDP of that country it belongs to. कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी है ये दवाई, जरा के इस छोटे से ब्रेक के बाद जो है वो जानते हैं. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच हसनैन फॉर ट्रिगरिंग दिस टॉपिक. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, बिल्कुल फैसल मुकीद आपने सही पहचाना. मैं उसी बीच वाला किस्सा जो है वो उसका जिक्र जो है वो कर रहा हूँ. और इसके अलावा हमारे पास वानिया का भी जो है वो मैसेज आया हुआ है. और वानिया क्या कहती हैं, yesterday you asked about my brother Ayan's Numan's last A levels paper, so his last exam is on 6th of June. We are planning for vacation trip after that inshallah. That is very nice, that's so cool. इसके अलावा बालाज खान का मैसेज आया है. अदील अंकल, I daily enjoy your show on my way to the school. Today I'm going to the TDF Magnificence Center with my class. Zabardast, that will be an amazing experience. I can guarantee you that. Okay जी, और क्या सीन है. हसन मुबीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, created this thread to the best Pakistan T20 World Cup performances. चलें जी, जबरदस्त. हसन is the one who operates Pakistan in Pictures जो अकाउंट है, और उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन T20 वर्ल्ड कप की जो मेमोरीज हैं उसके हवाले से एक थ्रेड बनाया है. And I can see Umar Gul's picture up there. I'm sure this would be the match against New Zealand. हाँ, I think it's the same match. और या चलें जी, गुड लक. आई थिंक इट्स अ नाइस थ्रेड, जरूर अच्छा होगा. इसके अलावा जवेद साहब कहते हैं भाई आपका ही एक्स फैक्टर चलता है विदाउट VPN. हमें तो VPN लगाना पड़ता है सुबह की पोस्ट करने के लिए भी. मुझे लगता है इस्लामाबाद में ज्यादा सख्ती है. हसनैन कहते हैं अब एक्स ओपन हो या क्लोज सानू की. बिल्कुल कह रहे हैं अब तो मुझे आदत है यूज करने की VPN. ठीक है जी. पीर जहीर साहब का भी मैसेज आया है और कहते हैं ट्विटर फिर बंद है. अल नासिर इज रेगुलर लिसनर ऑफ अदील अजहर. ही लिव्स इन कराची. हिज स्पेशलिटी इज दैट ही रिकॉर्ड्स द डेली अदील अजहर शो. थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया. बिल्कुल अल नासिर साहब शो शेयर भी करते हैं ग्रुप में. और ओके भाई, हमारी बहन का जवाब आया है कि हमारे जो भांजे हैं उनको टॉटनहम हॉटस्पर्स क्यों पसंद है. ही सेड प्लेयर्स आर गुड, स्टेडियम एंड सम सिली रीजंस. अच्छा, उन्होंने एक्चुअली परफ्यूम ऑर्डर किया था. ही आस्क्ड अज़ाम डू यू नो अदील, ही आस्क्ड अज़ाम डू यू नो अदील ही इज हिज आर्सेनल फैन. आई सेड ही इज अदील मामू. अच्छा बाजी, कुछ जरा प्रॉब्लम है इस जुमले में, जरा समझो तो वो क्या बात है. चलें जी. नहीं फिर भी यार उस बच्चे की फुटबॉल की जरा समझ पे थोड़ी सी मुझे एक सेशन लगाना पड़ेगा बच्चे के साथ समझाने के लिए उसको कि ऐसी हर कोई लल्लू पंजूसी टीम थोड़ी सपोर्ट कर लेते हैं आप फुटबॉल में यार. आर्सेनल टॉटनहम हॉटस्पर्स को सपोर्ट कर रहे हैं यार, सोचें. अच्छा जी, और क्या सीन है. या
मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमने ओबेसिटी के हवाले से बात की. इस वक्त दुनिया में एक दवाई ने जो है ना वो एक सेंसेशन फैलाई हुई है और तबाही फैलाई हुई है और पूरी दुनिया में जो है ना वो इस वक्त बेसिकली 2 दवाइयां हैं, लेकिन मैं जिस कंपनी की इस वक्त स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का ताल्लुक जो है वो डेनमार्क से है और इसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क. और अल्लाह ना करे हमें जरूरत पड़े, लेकिन नोवो नॉर्डिस्क जो है वो जिन लोगों को डायबिटीज होती है, ज़ाहिर डायबिटीज एक बड़ी कॉमन मेडिसिन है, और जिन लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जिनकी है, जिसकी ट्रीटमेंट उनकी होती है, तो उनके लिए कंपनी बड़ी मशहूर है और उनके लिए जानी पहचानी कंपनी है. बिकॉज इन्होंने अपनी एक ब्लू ओशन अपने लिए क्रिएट किया था, जिसमें नोवो नॉर्डिस्क ने एक इंसुलिन इंजेक्शन के लिए एक पेंसिल टाइप उन्होंने चीज बनाई थी, विच वाज मच मोर कन्वीनियंट कंपेयर टू वो जो सिरिंज लेकर लोग जो है वो अपनी खाल के ऊपर जो है वो लगाया करते थे, जो कि देखने में भी बड़ा तकलीफ देही दिखता था. सो नोवो नॉर्डिस्क का जो मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वाज इन इंसुलिन रिलेटेड मटेरियल. कुछ कंपनियां हैं जो कि इससे इलाई लिली है, वो भी इसी की तरफ जो है वो काम करती है. और बहरहाल इस पे खैर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इंसुलिन की जो मेडिसिन है उसको बड़ा महंगा किया है इन कंपनीज ने. और बहरहाल सो हुआ ये है कि नोवो नॉर्डिस्क ने एक दवाई बनाई. ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव बीन वर्किंग ऑन देयर नॉर्मल जो टिपिकल इनकी डायबिटीज वाला सिलसिला होता है, लेकिन उससे उनको जो है अक्सर आपको पता है ना, दवाइयां जो है वो इत्तेफाक से उनकी कोई यूटिलिटी जो है वो सामने आ जाती है. वायाग्रा के बारे में भी यही कहा जाता है ना कि वो इत्तेफाक से वो तो टेस्ट करने दिए तो लोग दूसरे रिएक्शन लेकर आ रहे हैं उनके सामने, और ये क्या हो रहा है, तो वो फिर दवाई हिट हो गई, आपको पता है. तो नोवो नॉर्डिस्क की जो दवाई है जिसका नाम है वीगोवी, WEGOVY, सो उसके बारे में पता ये चला कि यार ये तो दवाई एक्चुअली ओबेसिटी को कट कर रही है और इससे तो लोग खा के दुबले हो रहे हैं, उनका वेट जो है वो कम हो रहा है. तो शुरू में जो है तो इस पे एक बाकायदा जब रिसर्च की उन्होंने तो पता चला कि यार तो वाकई इस दवाई का बहुत बड़ा फायदा वीगोवी का जो है वो तो यही है कि इसको दुबला होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. फिर उन्होंने जो है वो इसको अप्रूवल के लिए भेजा और फिर उसके बाद जो है वो पता ये चला कि जी बिल्कुल ये दवाई FDA ने अप्रूव भी कर दी और अभी जो है वो डॉक्टर्स एक्चुअली रेकमेंड कर रहे हैं, इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वेट को लूज करने के लिए, एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो यार ये भी फिर सीन है, जो खाना है खा लो, जो करना है कर लो, और वीगोवी खाओ. और अभी एक और भी रिसर्च आई है, लास्ट वीक मैंने ये पढ़ी है कि वीगोवी खाने से एक्चुअली आपका जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज का रिस्क है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, वेदर और नॉट यू लूज योर वेट. यानी वेट कम हो या ना हो, लेकिन आपका कार्डियोवैस्कुलर का जो चांस है, हार्ट अटैक होने का जो चांस है, वो कम हो जाता है इस दवाई को खाने से. दैट्स अ मैजिकल पिल दैट दिस कंपनी हैज कम अप विद. और मैंने आपको यही बताया था कि इस दवाई की वजह से जो है ना ये कंपनी जिसका नाम नोवो नॉर्डिस्क है, इसकी जो है ना वो गेम काफी ऑन हो गई है और उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट हैज रीच $589 बिलियन. ठीक है जी, तकरीबन कोई 600 अरब डॉलर, बल्कि नहीं अभी जो एक और नंबर आ गया, नहीं जो रीसेंट नंबर अभी भी आया है, दैट इज $592 बिलियन. सो एक साल में जो है वो इसमें तकरीबन कोई इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 57% जो है वो बढ़ी है और शेयर प्राइस में जबरदस्त इसके जो है ना वो इजाफा देखने में आ रहा है, बिकॉज ये कंपनी है उसकी जबरदस्त उसने एक दवाई जो है ना वो दरियाफ्त कर ली है. और जो 92 बिलियन डॉलर जो कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इफ यू कंपेयर दैट विद द ओवरऑल GDP ऑफ डेनमार्क, सो ओवरऑल GDP ऑफ डेनमार्क इज स्लाइटली अबव $400 बिलियन. यानी पूरी कंट्री की जो GDP है वो $400 बिलियन के करीब है. और ये जो वीगोवी है, इसकी वजह से जो नोवो नॉर्डिस्क है उसकी GDP जो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से मुराद ये कि उसकी टोटल शेयर वैल्यू, कंपनी की टोटल वर्थ जो है वो $592 अरब है. तो फिर आप सोच सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेडिसिन के. देखिए डॉक्टर साहबा, डॉक्टर शैला कहती हैं हर मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का जो है वो साइड इफेक्ट होता है और इसका भी डेफिनेटली कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा, लेकिन वो साइड इफेक्ट इतने मामूली होंगे और वो इतने छोटे होंगे कि इट मोर देन ओवरवेज द बेनिफिट्स ऑफ दिस ड्रग. सो इन साइड इफेक्ट को जो है कबूल कर लिया था. मसलन है कि आप जो भी दवाई कुछ भी उठा लें दवाई, आप उसमें लिखा होता है कि इससे गुनूदगी हो सकती है. कभी कभार तो पर्चा पढ़ लें तो दवाई खाना छोड़, पर्चा पढ़ लें तो आप पैराडोल खाना छोड़ देंगे कि उसके जो लेबल में चीजें लिखी हुई होती हैं. तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन जाहिर अगर FDA ने इसको अप्रूव किया है तो फिर कुछ सोच समझ के किया होगा. चलिए जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. और
दुबई अनलॉक्ड, ये जो दुबई लीक्स हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, ये इस वक्त पाकिस्तान के 2 अखबारात ने इसको सफाई अव्वल पर जगह दी है. आज तफसीली इसकी जो है वो डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं. कल इसके जो है वो हमारे पास टीजर्स जो है वो आना शुरू हो गए थे. डॉन का क्या लिखना है? डॉन ने अपनी आज 5 कॉलमी ये खबर बनाई है. कहते हैं दुबई अनलॉक, पाकिस्तानीज $12.5 बिलियन प्रॉपर्टी एम्पायर, डेटा लीक shine spotlight on country's offshore real estate wealth. FBI chairman says Dubai leaks will prompt investigation, trigger new tax laws. Pakistan's political, media, military and business elite listed at owners in data. अच्छा भाई, जिनके नाम आए हैं उन्होंने तो ऑलरेडी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ और SIFC के खिलाफ है. SIFC कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता. पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये बैनुल अक़वामी साजिश है. तो खुदा के लिए जरा ये बात को कोई समझ ले और उनको बता दे कि भाई दुनिया पाकिस्तान के बारे में उतनी ऑब्सेस्ड नहीं है जितनी आप खुद हैं. लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो ये हो गया है सिलसिला. इसको आज जंग ने भी अपनी जो है वो लीड बनाया है. पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क 11 अरब की जायदादें. परवेज मुशर्रफ, हाँ, वेरी नाइस. सबसे पहले जंग ने जो है वो परवेज मुशर्रफ का नाम लेकर आया, जबकि मुशर्रफ साहब तो बहरहाल जी अल्लाह को प्यारे हो गए. नवाज शरीफ, फरागोगी, शौकत अजीज, दर्जन भर साबिक जर्नल. वेरी गुड. अच्छा जी, उन्होंने बताया नहीं जनाब इसमें पाकिस्तान के एक हाल ही के मेरे रहमान फैमिली, इन्होंने बताया नहीं कि मोहसिन नकवी साहब की बेगम साहिबा का भी इसमें प्लॉट है, यानी प्रॉपर्टी है दुबई के काफी पुरतायुश इलाके में. और मोहसिन नकवी साहब उस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जिसके बारे में हाल ही में उनकी अपनी मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये पाकिस्तान की सलामती को इस प्लेटफॉर्म से रिस्क है. यानी हम ट्विटर या एक्स की बात कर रहे हैं. मुनाफकत की भी हद होती है. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? सुप्रीम कोर्ट नैब ऑर्डिनेंस तरामीम केस, इमरान को जुमेरात को पेश होने का हुक्म. अदालत ने नैब से तफसीलात तलब करते हुए इमरान को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत दे दी है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? जस्टिस बाबर सत्तार का एक और खत सामने आया है. कहते ये हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा. कहते हैं ऑडियो लीक्स पर मुझे पैगाम मिला कि पीछे हो जाओ. पैगाम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की जानिब से भिजवाया गया. धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी. जस्टिस बाबर का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत. हुकूमत का यह कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा. सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अफसर से बराह रास्त राब्ता नहीं किया. मुदाखलत के तासुर की नफी करता हूं, अटॉर्नी जनरल का यह कहना है. इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा कौमी सलामती की वजह से की गई. वफाकी वुज़रा का ये कहना है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? बिजली जुलाई में 5 से 7 रुपए महंगी. गर्दिशी कर्जा हदफ से 80 से 100 अरब ज्यादा. IMF ने मजीद तफसीलात मांग ली. आलमी इदारे ने 200 यूनिट सार्फिन पर बोझ डालकर इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज भी मुस्तरद कर दी है. ओके जी. आजाद कश्मीर में हड़ताल खत्म, बाजार खुल गए. जहां बहाक नौजवान सुपुर्द खाक. तालीमी इदारे आज खुलेंगे. नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वाले आजाद कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हुजूम के हाथों शदीद जख्मी. शोहदा के वरसा को मुआवजा. गिरफ्तार शुदा अफराद रिहा. पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए. ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ये कहना है. ओके जी. नैब तरमीम एक्सप्रेस का ये लिखना है, इमरान को अवाम के सामने आने का मौका मिल गया. देखना ये होगा कि वो अब भी मुखालफिन के खिलाफ करप्शन के बयानी पर कायम रहते हैं या नहीं. क्यों? हसनात मलिक से ऐसी बात की मुझे उम्मीद नहीं थी. लेकिन भाई क्यों बयानिया पे कायम नहीं रहेंगे यार? पूरा केस ही वो इसलिए लेकर ये किस तरह की बातें करते हैं ये लोग यार. आगे बढ़ते हैं. और हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार का डेटा लीक होने पर सेक्रेटरी दिफा, ISI, MI और दीगर सरबराहान को नोटिस. IB, FIA और दीगर से भी जवाब तलब. जज को अप्रोच करने वाले हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी. मुख्तसर लेकिन पुरजोर कार्रवाई हुई. फैसल वावडा का यह कहना है, प्रॉपर्टी लीक्स, नई बोतल में पुरानी शराब, हदफ आर्मी चीफ. फैसल वावडा का यह कहना है. कानून के ठेकेदारों PTI को बरी जिम्मा कर दिया. टाइमिंग अहम, दुबई से सरमायाकारी मुतवक्को. ये फैसल वावडा का ये कहना है. चलें जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. सुबह के 8:06 होने को है. सो चलें जी,
जल्दी से बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, और ज़ाहिर है आज फुटबॉल और क्रिकेट जो है वो डोमिनेट करने वाले हैं, और हॉकी का भी थोड़ा बहुत जिक्र हम जरूर करेंगे. फुटबॉल में पहले बात करते हैं भाई. कल काफी हद तक इंग्लिश प्रीमियर लीग डिसाइड हो गई. यूरोप की जो टॉप फुटबॉल लीग्स होती हैं उसमें ज्यादातर टीमें काफी पहले ही डिसाइड हो गई थी. आई मीन जर्मन फुटबॉल तो 1.5 महीने पहले ही डिसाइड हो गई थी. 2-3 हफ्ते पहले जो है वो स्पेनिश ला लीगा भी डिसाइड हो गई थी, एंड देन उसके बाद इटालियन लीग का भी फैसला जो है वो हो चुका था. फ्रेंच लीग भी हो गया था. द ओनली लीग दैट वाज रिमेनिंग वेयर द चैंपियन वाज येट टू बी क्राउन्ड वाज इंग्लिश प्रीमियर लीग. और टेक्निकली मैथमेटिकली इट कैन ऑल चेंज इवन ऑन द लास्ट डे, इवन दो अब जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का आखिरी दिन है विच इज द कमिंग संडे, उस दिन मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल विल बी हेड टू हेड. ये दोनों टीमों में से कोई भी एक जो है वो प्रीमियर लीग जीत सकती है. लेकिन द चांसेस ऑफ नाउ द चांसेस ऑफ मैनचेस्टर सिटी विनिंग इट वो इस वक्त काफी ज्यादा हो चुके हैं. बल्कि होना यही चाहिए. इट इज देयर चैंपियनशिप द प्रीमियर लीग टू लूज नाउ. मैं चैंपियनशिप कहा जा रहा हूँ बार बार इसको. चैंपियनशिप वैसे सेकंड डिवीजन होती है इंग्लिश फुटबॉल में, लेकिन आप समझ जाए व्हेनेवर आई से चैंपियनशिप अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियर लीग. तो फिर हुआ ये सीन है कि मैनचेस्टर सिटी का जो है वो मुकाबला है अब किसके साथ? आर्सेनल के साथ है. मुकाबला आपस में तो नहीं है. कितना मजा आता आखिरी मैच मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का हो रहा होता. और वही डिसाइड करता कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी. लेकिन ये दोनों टीमें अलग अलग खेल रही होंगी. मैनचेस्टर सिटी ऑफ कोर्स विल बी प्लेइंग एट द इत्तेहाद स्टेडियम, और ये होस्ट कर रहे होंगे वेस्ट हैम यूनाइटेड को. अब देखते ही हैं कि डेविड मॉयस साइड, डेविड मॉयस का अगर मैं गलती पर ना हूं तो ये शायद आखिरी मैच होगा बैसियत मैनेजर वेस्ट हैम यूनाइटेड. अगर उन्होंने कल मैच यानी कि संडे को मैच ड्रॉ भी कर दिया और दूसरी जानिब आर्सेनल जो कि एवर्टन को होस्ट कर रही होगी, आर्सेनल मैच जीत जाता है तो फिर आर्सेनल गोल डिफरेंस पे ये जीतने में कामयाब हो जाएगा. लेकिन चांसेस बहुत कम है. आर्सेनल तो शायद अपना मैच निकाल ले एवर्टन के खिलाफ, लेकिन ये सोचना कि वेस्ट हैम यूनाइटेड इत्तेहाद स्टेडियम में मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त दे दे, ये चीज काफी दूर की है. लेकिन फुटबॉल इज अ फनी गेम एज दे से, एंड एनीथिंग कैन हैपन. सो या आई थिंक वी हैव गॉट एवरीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एज एन आर्सेनल फैन. आई थिंक दिस हैड बीन एन अमेजिंग सीजन. बहुत मजा आया. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अब कोई भी टीम जो है ना वो गनर्स को यानी आर्सेनल की टीम को जो है ना वो हल्का नहीं ले सकती. जस्ट कांट टेक देम इजी. लाइक इट इज द टीम टू बीट नाउ. ना इस पे चलें. मैनचेस्टर सिटी को कुछ बड़े फायदे हैं. आपको पता है कि वो फुटबॉलिंग एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी फेवरेट टीम है, लेकिन जो एक जमाने में यूनाइटेड को एजाज हासिल था अब वो सिटी को हासिल है. लेकिन बहरहाल चलें जी. सो कल हुआ ये कि जी कल होस्ट कर रही थी टॉटनहम हॉटस्पर्स, होस्ट कर रही थी किसको? मैनचेस्टर सिटी को. और हाफ टाइम तक ये मुकाबला जो है वो 0-0 से बराबर था और उम्मीद कुछ जागी थी कि ये कुछ सिलसिला ऐसा ही रहा है. लेकिन फिर जी अर्लिंग हालैंड के 2 गोल्स की बदौलत, एक गोल तो उन्होंने जो है वो 51वें मिनट में स्कोर किया, और फिर उसके बाद यार वैसे वो जो एक मौका मिला था सॉन को, और सॉन अगर वो गोल स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं जहां पे सीरियसली आई मीन ही जस्ट हैड टू किक दैट बॉल. अब गोल कीपर ने भी प्रीएम्प्टिवली डाइव कर दी थी और ऐसा लगता है सॉन ने जो है ना वो उसी के पांव पे जो है वो बॉल दे मारी. इट वाज एन अमेजिंग मूव बाय टॉटनहम हॉटस्पर्स. और स्पर्स के लेवल के लिहाज से तो वो कोई बहुत ही जबरदस्त मूव उन्होंने की थी. बट अनफॉर्चुनेटली वो जो सॉन ने चांस मिस किया उसकी वजह से वो जो गोलकीपर है, क्रेडिट देना पड़ेगा वैसे गोलकीपर को भी कि उसने जो बहुत जबरदस्त वो सेव किया. और फिर उसके बाद जो है ये मुकाबला एक पेनल्टी मिला इंजरी टाइम में सिटी को और वो इसमें गोल स्कोर, हालैंड ने फिर से गोल स्कोर किया और 2-0 से सिटी ये मैच जीतने में कामयाब हो गया. सो सिटी इज नाउ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. उनके 88 पॉइंट्स हैं, आर्सेनल के 86 पॉइंट्स हैं. आर्सेनल को सिर्फ एक गोल की जो है अब वो बर्तरी हासिल है गोल डिफरेंस में. मैनचेस्टर सिटी ने पिछले मैचेस में काफी सारे गोल स्कोर किए हैं, आर्सेनल ने इतने सारे गोल स्कोर नहीं किए बिकॉज आर्सेनल के पिछले मैचेस जो थे वो भी जरा थोड़े अवे मैचेस काफी थे. सो चलें जी, ये हो गया है सिलसिला. जहां तक लिवरपूल का ताल्लुक है, दे आर गोइंग टू फिनिश थर्ड. दरमियान में अकेले आराम से सुकून कर रहे हैं 79 पॉइंट के साथ, किसी से कोई खतरा नहीं. और एस्टन विला विल बी फिनिशिंग दिस प्रीमियर लीग एट नंबर 4. सो गुड कहना चाहिए कि एस्टन विला के लिए बहुत जबरदस्त ये प्रमोशन है कि दे विल बी फीचरिंग इन यूरोपियन फुटबॉल वंस अगेन, चैंपियंस लीग दिस टाइम. और कल टॉटनहम वाले जो अफसोस पे नजर आ रहे थे वो इसी बात पे नजर आ रहे थे कि कल की शिकस्त के बाद उनका अब चैंपियंस लीग में पहुंचने का जो चांस है वो खत्म हो गया.
They will be featuring in the Europa Cup, which is the second tier tournament there in Europe. और ऑफ कोर्स ज़ाहिर है उसमें उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है और अच्छे बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप चैंपियंस लीग में नहीं खेल रहे होते और चैंपियंस लीग में खेल रहे होते हैं तो ज़ाहिर है प्लेयर्स चाहते हैं कि वो यूरोप यानी जो बिगर स्टेज है वहां पे जाके खेला करें. सो दिस इज व्हाई टॉटनहम एक्चुअली वाज वर्किंग हार्ड. आई मीन मानना पड़ेगा यार, कोशिश वो पूरी कर रहे थे कि कल का मैच को किसी तरह निकाल लें, लेकिन दे जस्ट फेल्ड. सो ये हो गई है सूरत हाल. सो अब क्या सीन है, अब ऑल दीज टीम्स विल बी इन एक्शन ऑन संडे 19th of May पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे जो है ये मैचेस शुरू हो रहे होंगे. एंड या लेट्स सी, इट्स गोना बी फन. चलें जी आगे बढ़ते हैं, जरा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम. उन्होंने आयरलैंड की टीम को पहले मैच में शिकस्त खाने के बाद बाकी 2 मैचेस जीत के जो है वो सीरीज में शिकस्त दे दी है. कल का मैच भी पाकिस्तान ने बासानी अपने नाम किया और 6 विकेटों से पाकिस्तान ने इस 2020 मैच में कामयाबी हासिल की. फैसला कुन T20 मैच में कामयाबी हासिल की. 17 ओवर के इख्तिताम पे ही पाकिस्तान ने अपना टारगेट पूरा कर लिया. हुआ कुछ ऐसा ही, टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले आयरलैंड को बैटिंग करने की दावत दी एंड वी रिस्ट्रिक्टेड आयरलैंड फॉर 178. आयरलैंड ने काफी सारी चेंजेस जो हैं वो अपनी टीम में की थी और उनके बहुत सारे अहम खिलाड़ी जो हैं, 3 अहम खिलाड़ी जो हैं वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे. तो दिस और जॉश इंग्लिश तो क्योंकि नहीं, जॉश इंग्लिश कौन है, नहीं दूसरा प्लेयर, इंग्लिश तो इंग्लैंड से वहां से खेलता ऑस्ट्रेलिया, जो भी है प्लेयर, उनका एक प्लेयर आई थिंक आईपीएल में भी रेगुलरली खेल रहा है आयरलैंड का. सो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि इनके जो 4 टॉप के प्लेयर्स हैं दे वर नॉट देयर. सो रोटेशन पॉलिसी थी जो भी थी, लेकिन दिस वाज अ रिस्क दैट दे टुक एंड दैट डिड नॉट पे ऑफ. और हुआ ये कि एंडी बॉलबर्नी और एक मौके पे लॉर्कन टकर जिस तरह खेल रहे थे तो लग यही रहा था कि ये कोई अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे, बिकॉज 10.5 ओवर्स में आयरलैंड का जो स्कोर था वो 100 रन था और उनका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ था. और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आखिर के जो 9 ओवर्स फेंके उसमें आयरलैंड की टीम सिर्फ 78 रन का इजाफा कर पाई. सो वो जो 200 अगर होता जिसमें शायद पाकिस्तान थोड़ा बहुत चैलेंज हो सकता था, वहां तक वो पहुंचने में नाकाम रहे. और उसका क्रेडिट जो है वो आपको देना पड़ेगा जाहिर है पाकिस्तान की बॉलिंग को, खासकर शाहीन शाह अफरीदी. कल बहुत नपी तुली बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी. आई एम श्योर के उस ग्राउंड में स्पीड गन नहीं लगी हुई थी, बट कल शाहीन का पेस मुझे जो है वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था. शाहीन के 4 ओवर्स में 14 रन आए और उन्होंने 3 खिलाड़ियों को जो है वो आउट किया. बट कल के पाकिस्तान के जो पिक ऑफ द बॉलर थे वो थे हसन अली. हसन अली ने अपने 3 ओवर्स में 42 रन दिए और जिसमें उनको 6 चौके पड़े और 2 छक्के जो है वो हसन अली को पड़े. और ये पिक ऑफ द बॉलर मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जाहिर है यार ये सबके रडार पे थे. पाकिस्तानी अंगुश पदंदा हो चुके थे जब उनको ये पता चला कि हसन अली को कल जो है वो टीम में खिलाया जा रहा है. कोई एक वजह है, हैरान कुन रीजन है. हसन अली किसी ना किसी वजह से पाकिस्तान टीम में हर थोड़े दिनों में जो है वो फीचर कर रहे होते हैं. ना कोई परफॉर्मेंस है ना कुछ है, सिर्फ इस वजह से कि दोस्ती यारी वाला सीन हमारी टीम में काफी चलता है. तो हसन अली की कल काफी कुट लग गई है और एक काफी वीकेंड इस आयरिश टीम के खिलाफ. सो अब क्या हसन अली अब भी वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं, we will see what is going to happen. बहरहाल जी अब्बास आफरीदी ने 43 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने तहम आउट किया. साइम अयूब के 2 ओवर में 17 रन आए और इमाद वसीम के 3 ओवर्स में आए 23 रन और इमाद ने एक खिलाड़ी को भी आउट किया. आई डोंट नो द रीजन वाई इमाद वसीम से पूरा कोटा जो है वो नहीं कराते बाबर, लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. 179 रन का टारगेट था वो पाकिस्तान ने चेस कर लिया 17 ओवर्स में. साइम अयूब एक बार फिर से फेल हुए. साइम को अपने लिए जगह बनाना टीम में काफी मुश्किल लग रही है और लग यही रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से रिजवान और बाबर के ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे वापस जाएगा. कल दोनों ने काफी धुआंधार बैटिंग का भी मुजाहरा किया. रिजवान ने 38 गेंदों पे 56 रन बनाए. बाबर की अगर बात करें तो उनका एक बहुत ही आसान सा कैच जो है वो छूटा और उन्होंने फिर इसका जो है वो भरपूर फायदा उठाया और 42 गेंदों पे 75 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके जो हैं वो शामिल थे. उनके सामने कोई ना एक हल्का बॉलर आ गया था और बाबर ने जो है उस हल्के बॉलर की जो है ना वो काफी धुनाई लगाई. अच्छा उस बॉलर का नाम है बेन वाइट. बेन वाइट, वी थॉट देयर इज जस्ट वन बेन वाइट, लेकिन चले जी आयरिश टीम में भी जो है एक बेन वाइट खेलता है. सो अब सीन ये हुआ कि बाबर ने काफी तेज रफ्तार बैटिंग की जिससे उन्होंने बताया हल्का बॉलर आ गया था सामने तो बाबर ने काफी छक्के वक्के उसको मार लिए और बाबर अली कह रहा हूँ बासित अली का यूट्यूब चैनल भी बंद करवा दिया इस दौरान. लेकिन फिर भी बहरहाल जी पाकिस्तान ने इस टोटल को जो है वो चेज कर लिया और
मैन ऑफ द मैच जो है वो अवार्ड मिला शाहीन शाह अफरीदी को. 14 रन देकर 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए. सो अब ये हो गया है सीन के जी पाकिस्तान की टीम ने आयरलैंड का ये दौरा, जो कि पाकिस्तान को बासानी 3-0 से जीत जाना चाहिए था, फिर भी हम 2-1 से उसको जीते. और अब पाकिस्तान टीम इंग्लिस्तान रवाना होगी. और इंग्लिस्तान में पाकिस्तान जो है वो हेडिंगली लीड्स में, अरे वाह लीड्स में मैच है, हेडिंगली लीड्स में पाकिस्तान विल बी इन एक्शन अब से एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद यार. लेकिन बहुत लेट मैच हो रहा है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10:30 बजे जो है ये मैच शुरू हो रहा होगा. यार ये सीरीज तो काफी रातें काले करवाने वाली है हमारी, बिकॉज इन 4 में से ये जो 4 T20 मैचेस होने, इसमें से 2 मैचेस जो हैं, इनफैक्ट उसमें 3 मैचेस जो हैं वो रात को 10:30 बजे शुरू हो रहे होंगे. ओहो ये तो बड़ा मसला हो गया. बट चलें जी क्या करें, सैटरडे वाला मैच, वीकेंड वाला मैच जो है वो जल्दी शुरू कर रहे हैं यार. अगर खैर हमारा टाइम देख के क्यों वो मैच रखेंगे, वो अपनी कन्वीनियंस का टाइम रखेंगे. अगर वीकडेज पे मैच रख रहे हैं तो जाहिर है वो लेट मैच को स्टार्ट कर रहे होंगे शाम को 10:30 बजे या रात को 10:30 बजे. का मतलब ये कि 6:30 बजे वहाँ का लोकल टाइम. अरे पाकिस्तानी अवाम इतनी फारिग है ना यूके में, वो आप किसी भी टाइम में रख देंगे, वो आके स्टेडियम भर देंगे यार. लेकिन एनीवे क्या कह सकते हैं. अच्छा भाई याद रहे कि अब पाकिस्तान टीम के जो नए कोच हैं गैरी कर्स्टन, वो भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर रहे होंगे एज द टीम विल लैंड इन UK. सो चलें जी ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट दिस सॉन्ग जो आपने अभी ये सुना, ओ यारा, अब्दुल हन्नान एंड काविश, दिस इज द रीसेंट मोस्ट सॉन्ग इन the recent most song from Coke Studio season 15 and I really don't know how to react to this song but different था Coke Studio के गाने जिस तरह के हैं उसके मुकाबले में. haven't seen the video yet. I'm pretty sure the video would be quite good. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं जी. और हम लोग जो हैं वो यार फेसबुक पे मैंने मैसेज शामिल किया, जल्दी से मैं जल्दी गुड मॉर्निंग को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ. अच्छा जी अता शिनवारी कहते हैं ऑन मंडे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू ऑपरेट चाबहार पोर्ट एंड आवर रूलर्स आर ओनली invite them for generic visit and only chit chatting by putting dust in eyes of the people. अच्छा ये खैर चाबहार पोर्ट की कहानी बहुत पुरानी है, आप मेरा YouTube शो देख सकते हो, तो मैंने तफसील से इसके हवाले से जो है वो बात की है. अच्छा जी सबको सलाम वालेकुम सलाम. विद रेफरेंस टू टुडेज सॉन्ग मुश्किल है कि हम भी देखेंगे. ओके फॉर बाबर्स हेटर मोहम्मद जमील कहते हैं बाबर सरपासेस विराट कोहली मोस्ट 50s. अरे छोड़ दो यार, ये इस तरह के प्लीज मेरे साथ स्टैट्स जो है ना वो शेयर मत किया करें, ये बेवकूफ बनाने के स्टैट्स होते हैं. मीर मोहम्मद अली कहते हैं आवर लाइव्स आर डिफाइंड बाय अपॉर्चुनिटीज इवन द वंस वी मिस्ड. ऑलराइट जस्ट जॉइंड द कम्युनिटी रियली एक्साइटेड. इमरान रांझा कहते हैं आई वॉच मैनचेस्टर सिटी विन बट नाउ फीलिंग स्लीपी विद अ लॉन्ग डे टू गो, नो रिग्रेट्स. ऑलराइट जवेरिया जलमान का ये कहना है आई गॉट लेट फॉर कॉलेज दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस मैसेज, विश माय चाइल्ड बेस्ट ऑफ लक. केमिस्ट्री का पेपर है, अब तक तो वो पहुंच चुके होंगे. सो चलें जी दैट इज ग्रेट. ऑल्सो मिसिंग पानी का बुलबुला, देयर यू गो. आसिफ अली सिद्दीकी कहते हैं बासित अली को हल्का ले लिया आपने, ही सेड के बाबर ने 6 6 अगेंस्ट टॉप टीम नॉट यूएसए और आयरलैंड. ये लो वाकई मेरे जहन में वैसे ही एक्सप्लेनेशन आ रही थी कि बाबर अली क्यों कह रहा हूं मैं इसको बार बार, बासित अली का अब डिफेंस क्या होने वाला है वो यही होगा. देन वी हैव गॉट हसनैन कहते हैं when will this hot and humid weather end? I can't sleep properly, waiting for a change. Yes, you are right यार, कराची का शामों का भी जो ये वेदर है ना ये बहुत परेशान कुन है. उम्मीद करते हैं चंद दिनों में चेंज हो जाएगा जी. लाहौर में भी काफी शदीद गर्मी है, डॉक्टर शैला बताती हैं. शहरियार अयाज का ये कहना है हसन अली surely knows some dark secret of बाबर अली. The joker keeps coming back to the playing 11. चलें जोकर तो आपने उनको बोल दिया, लेकिन बाबर अली यार ये बाबर अली यार ये क्या मसला है यार. बाबर अली कुछ है, मुझे लग रहा है मेरी बाबर अली से मुलाकात होने वाली है. समथिंग इज गोइंग टू हैपन. व्हाई हिज नेम कीप्स पॉपिंग अप. एक तो सैयद बाबर अली ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड देन देयर इज दिस बाबर अली जानू सुन जरा वाले, पता नहीं कुछ है मसला. अच्छा जी बाबर आजम जो है इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हसन अली, दोस्तों पे ट्रस्ट भी तो कुछ होता है ना यार. अच्छा जी अरमुगान शिराजी कहते हैं ऑल्दो इट्स नाइट हियर इन न्यूयॉर्क आई लिसन टू योर शो एवरी डे ऑन यूट्यूब. माई क्वेश्चन डिड यू एवर प्लान टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान? एक्चुअली नो आई नेवर डिड. घूमने फिरने जाओ ये सारी चीजें करो, लेकिन मेरे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं पाकिस्तान से बाहर मूव करूं. तभी मैं अपने आप को ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर समझता हूँ इस मुल्क में, और घटिया लोगों पे क्रिटिसिज्म करने का हक समझता हूँ मैं अपना कि मैं करूंगा ये, बिकॉज आई चोज टू स्टे इन पाकिस्तान. इंटरेस्टिंग बैटल बिटवीन एफबीआर नॉन फाइलर्स एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स, हु विल विन, योर थॉट्स. अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है.
मुझे लगता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जीत जाएंगे. इफ्तिखार अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम हांगकांग. और चलें जी. ओके शाहिद अवान साहब चलें जी. बिल्कुल बहुत शुक्रिया. हाउ टू वेट अंटिल टुमारो. अख्तर अंजुम साहब ये काफी उतावले हो रहे हैं इमरान खान साहब की झलक देखने के लिए. अच्छा जी. प्लीज डू कंडक्ट अ डिटेल शो ऑन कन्वेंशनल इस्लामिक बैंकिंग विद रेलेवेंट कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट. इफ यू हैव डन ऑलरेडी सम टॉक ऑन इट प्लीज शेयर इट्स लिंक. नहीं मैंने इस पर कोई बात तो नहीं की हमजा, लेकिन क्या सवाल है आपका पूछे ना, मैं आपको बता देता हूँ. इस्लामिक बैंकिंग मैं बताऊँ इशू क्या है यार. हमजा तलहा 2 दफा आपने नाम लिखा है. हमजा तलहा स्क्वायर. अगर आपको इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के हवाले से वाकई आप कुछ जानना चाहते हैं या उसका डिफरेंस जानना, आई मीन एक प्योरली एजुकेशनल बहस चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमें स्टेज सेट करना पड़ेगा ना, वो ये है कि आपको क्लियर माइंड के साथ आना पड़ेगा. अगर आप बाइसेस लेकर आएंगे ना, अबे इस्लामिक बैंकिंग तो कान यहाँ से पकड़ूं कान वहां से पकड़ूं एक ही चीज है, अगर आप ये सोच के बहस में घुसेंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है. आप अपने आप को ये बोलकर आएंगे, एक क्लीन स्लेट लेकर आएंगे और आप ये बोलेंगे कि यार मैं हर जाविया जो है ना वो सुनने को तैयार हूँ. और दूसरा जो एक पॉइंट आता है वो ये आता है, दूसरा कोई पॉइंट नहीं आता, छोड़ें. तो ये कर लेंगे तो किसी दिन बात कर लेंगे इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से. यार दिस ईयर कोक स्टूडियो इज सुपर हिट, लवली सॉन्ग, सुमेरा का ये कहना है. लुबना महमूद लिस्टिंग टू शो गुड मॉर्निंग कहती हैं. थैंक यू. रोमाना जलील ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुनती हैं, कहती हैं आई हैव बिकम एडिक्टेड टू ऑल योर प्रोग्राम्स, एंजॉयड ऑल योर प्रोग्राम्स यस्टरडे, कीप इट अप. थैंक यू सो मच रोमाना फॉर दीज वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट. All right, that was Dashte Tanahi. Of course, we know the most popular rendition and the version is the one by Iqbal Bano. But this, I love this one. Tina Sani की आवाज में. I hope आपने इसको एंजॉय किया and I'm sure आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. And चलें, बहुत दिनों बाद वैसे सुनने का जो है ये मौका मिला. So great. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जवेद साहब कहते हैं वाह दश्ते तन्हाई जबरदस्ती. डॉक्टर फरा लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. एंड फरहान रजा का कमेंट आया अबाउट द कोक स्टूडियो सीजन 15 सॉन्ग और कहते हैं इट्स लाइक 90s सोनू निगम सॉन्ग. अच्छा चलो जी. अच्छी इंटरेस्टिंग आपने एनालॉजी जो है वो ड्रॉ की है इसके हवाले से. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? काफी सारे ट्वीट्स और मैसेजेस आप लोग इन दुबई लीक्स वगैरह के हवाले से आ रहे हैं. ज़ाहिर है ये कंप्लीट लिस्ट जो है अब सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं सबके नाम जो है वो क्या है सिलसिला. इस हवाले से हमारे दोस्त अतौर रहमान साहब ने जो है वो शाहीन सहबाई का एक ट्वीट शेयर किया है और कहते हैं जी दुबई लीक से मुताबिक 2 साल में पाकिस्तान से $12 अरब की जायदादें खरीदी गई. नहीं मेरे ख्याल से ये शाहीन सहबाई साहब पता नहीं किस लेवल के जर्नलिस्ट है, मैं समझ में इतना सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की बातें करें. नहीं ये कोई 2 साल की परचेसेस नहीं है सर, ये इनको समझाए कोई. ये बेसिकली ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट पाकिस्तानीज ओन इन दुबई ओवरऑल ये क्यूमुलेटिव नंबर है. यानी कि काफी अरसे से जिन लोगों के पास ही प्रॉपर्टीज होंगी. सारे दुबई में आपको पता है कि वो अपनी सिटीजनशिप तो किसी को देते नहीं है, तो जिसको भी प्रॉपर्टी लेनी होती है वो अपनी शहरियत भी डिक्लेयर कर रहा होता है. और दुबई की अथॉरिटीज के आपको पता है कि उनका डेटाबेस से जो है ये नंबर ये पूरा डेटाबेस जो है चोरी हुआ है. दुबई का जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर होगा वो वैसे का वैसे किसी ने उठा लिया. इसकी पूरी स्टोरी है और यानी इसका जो बैकग्राउंड है जाहिर है वो यही है कि ये दुबई की जो प्रॉपर्टी रजिस्टर है उसका सिस्टम जो है वो हैक होता है. बिकॉज आप जानते हैं दुनिया भर में बड़ी तादाद में जो ब्लैक मनी है उसकी सर्टन हेवन्स हैं, उसकी सर्टन इस तरह की दुनिया में इस तरह के ममालिक हैं कि जिन्होंने गरीब मुल्कों की जो लूटी हुई दौलत है उसका वो ठिकाना जो है वो साबित हुए हैं. और बहुत सारे मुल्कों की तरक्की की बहुत बड़ी वजह जो बनी है वो इन्हीं गरीब मुल्कों से आने वाला जो है वो पैसा रहा है. स्विट्जरलैंड एक जमाने में इस हवाले से बड़ा मशहूर था. आप ये भी जानते हैं कि जो इवन आज से 70-80 साल पहले जो नाज़ीज जो यहूदियों की चीजें उन्होंने जो यूरोपियन जूस से उन्होंने चीजें लूटी थी वो सारी की सारी ले जाकर उन्होंने स्विस बैंक्स में जमा करा दी थी. तभी स्विस बैंक की सीक्रेसी बड़ी मशहूर होती है. कुछ भी कर लें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसे जो है वो किसकी तरफ से आए हैं. और लेकिन कुछ ज़ाहिर रूल्स अब उन्होंने अपने नरम किए हैं बिकॉज स्विट्जरलैंड बदनाम बहुत हो गया था इंटरनेशनली. इसके अलावा आप जानते हैं कि बरतानिया इस हवाले से बड़ा मशहूर है. बड़े बड़े चोर जो है वहाँ पे जाके महंगी जगहों पे फ्लैट जो है वो खरीद रहे होते हैं और फखर से बताते हैं कि हमारे तो ये है ही नहीं. क्योंकि ज़ाहिर उसके पीछे शेल कंपनियां होती हैं. तो फिर जो पनामा लीक्स आए थे आपको पता है कि वो उन शेल कंपनीज को उन्होंने जो है वो एक्सपोज किया था. वो भी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की उस वक्त की हुक्मरान जमात के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी जैसे कि लोग हमें बताते हैं और हम उस पर यकीन नहीं करते. अभी जो ये प्रॉपर्टी दुबई लीक्स आई हैं और ये दुबई अनलॉक के नाम से ये जो फीचर आया है इसकी पूरी एक स्टोरी है. एज आई सेड लेट्स गो बैक देयर. सो कहानी ये हुई कि ये दुबई का प्रॉपर्टी रजिस्टर हैक होता है. ये इंफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली वॉशिंगटन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो जाती है और वॉशिंगटन बेस्ड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है
इस इंफॉर्मेशन को शेयर करती है विद एन ऑस्लो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. वो एक ऑस्लो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये सारा जो है वो डेटाबेस आ जाता है. और वो ऑस्लो बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ. द नेम ऑफ दैट आउटलेट इज E24 और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट. सो वॉशिंगटन से सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज ये इंफॉर्मेशन मूव होती है नॉर्वे. E24 और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ये दोनों मिलकर जो है ना वो बैठ के इस पे एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. वो इस डेटा को एक शक्ल में लेकर आते हैं और फॉर्म में लेकर आते हैं. और इनकी जो कोलैबोरेशन है उसमें 74 पार्टनर्स जो हैं दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स 74 मीडिया आउटलेट्स को इंक्लूड करते हैं फ्रॉम 58 डिफरेंट कंट्रीज. यानी 58 डिफरेंट नेशनैलिटीज होंगी कि जिनके डेटाबेस में जो है वो नाम होगा कि भाई लो तुम्हारे मुल्क का ये, तुम्हारे मुल्क का ये, तुम्हारे मुल्क ये सारे इन्होंने जो है वो बैठ के इसको स्टडी किया. नाउ एक चीज तो यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी देने की जरूरत है. वो ये है कि हैविंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई इज नॉट इलीगल. ठीक है जी, दुबई में प्रॉपर्टी होना इलीगल नहीं है. लेकिन ये इलीगल तब हो जाती है कि जब आपके पास दो चीजें मिसिंग होती हैं. वन, अगर मैं अदील अजहर दुबई में एक प्रॉपर्टी लेता हूं जो कि मेरा कोई इरादा नहीं है लेने का और ना मैं लूंगा, मेरी दुबई तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर होगा ये सीन कि क्या मेरे पास वो सोर्सेस ऑफ फंड्स थे, क्या मैं ये फंड्स दिखा सकता हूँ, कैन आई शो कि ये पैसे यहाँ से आए, मैंने काउंटी क्रिकेट खेली वहां से मैं पैसे कमा कर लाया, रेडियो ने थोड़े बहुत मुझे पैसे देता है वहां से मैंने पैसे कमाए, अब्बू की एक जायदाद थी जो मैंने बेची और वहां से पैसे जमा करके मैंने जो है वो दुबई पैसे अपने ले गया और वहां पे मैंने जो है वो दुबई में ये प्रॉपर्टी खरीद ली. या मेरा दुबई में एक कारोबार था, उससे जो मुझे इनकम आई, जो प्रॉफिट आई, उससे मैंने जो है दुबई में प्रॉपर्टी ले ली. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होगा. और सेकेंडली ये कि क्या आपने पाकिस्तानी टैक्स कवानीन के मुताबिक दुबई में जो प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करती है आपने पाकिस्तान में उसको डिक्लेयर किया है या नहीं. बिकॉज अगर मैं गलती पर ना हूं तो पाकिस्तान में यू नीड टू डिक्लेयर दिस प्रॉपर्टी. आपको जो है वो इसको डिक्लेयर करना पड़ता है और आपको उसको बताना पड़ता है. अब जैसे आपको पता है कि इसमें एक बहुत ही हाई प्रोफाइल नाम जो इस पर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ताकत का मंबा और जो महवर है उसमें जो सिविलियन सबसे टॉप पे बंदा मौजूद है वो मोहसिन नकवी है. मोहसिन नकवी की बेगम साहबा की प्रॉपर्टी के हवाले से इसमें जो है वो नाम आया है और मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी एक ट्वीट जो है वो इस हवाले से कर दिया है. और अगर आपको पढ़ने का वो मौका ना मिला हो तो फिर आप उसको जाहिर है पढ़ भी सकते हैं. और मोहसिन नकवी C24 इनका जो ट्विटर हैंडल है. वैसे कितनी आयरॉनिक सी बात है, किसी ने बिल्कुल दुरुस्त बात ये फरमाई कि ये वही मोहसिन नकवी अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए, इवन दो वो आयरलैंड में बैठे हुए लेकिन अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए वही पोर्टल वो यूज कर रहे हैं जिस पोर्टल को हाल ही में उनकी अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ करार दिया था, उसको जब बैन लगाने के हवाले से केस की सुनवाई हो रही थी. तो मोहसिन नकवी का ये कहना है, द दुबई प्रॉपर्टी बॉट इन माय वाइफ्स नेम सिंस 2017 इज फुली डिक्लेयर्ड एंड लिस्टेड in the tax return. It was also declared in returns submitted to the Election Commission as caretaker Chief Minister of Dubai of Pakistan, and the property was sold a year ago, and a new property was purchased recently with the proceeds. Okay, अब इस पे आपको पता है कि हम पाकिस्तानी तो ज्यादा छोड़ेंगे नहीं इस तरह की बातें. अगर आप ये लूज बॉल फेंकी उन्होंने और उस पे पाकिस्तानियों ने जो है वो लगा दिया भाई, रीडर कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया गया और उसमें बताया ये गया है कि भाई द कंटेंट ऑफ दिस पोर्ट इटसेल्फ क्रिएट डाउट एज मिस्टर नकवी एक्सप्लेन्स. प्रॉपर्टी दैट वाज डिक्लेयर्ड इज ऑलरेडी सोल्ड एंड द न्यू प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड मींस दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द टैक्स रिटर्न, ट्राइंग टू पुट सैंड इन रीडर्स आई. मोरओवर इन FBR he appears to be a non-filer. Only recently he became a filer. और इन्होंने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन यानी कि बेगम साहबा ने कोई इस तरह की कोई चीज डिक्लेयर बजाहिर नहीं की है. सो बहरहाल जो भी है सूरत हाल. अब मोहसिन नकवी के केस में भी जो ये सवाल पैदा होता है कि अगर उनकी बेगम साहबा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, सो व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम, वो पैसे उनके पास कहां से आए थे जिसकी वजह से उन्होंने दुबई में जाके जो है वो एक बहुत ही महंगा विला दुबई के एक बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया में जो है वो खरीदा था जिसकी प्राइस दिरहम्स में कुछ मिलियंस में जो है वो बनती है और तकरीबन कोई 4 लाख के करीब दिरहम जो है वो सालाना उसमें रेंटल इनकम जो है वो भी कमा रही होती हैं. सो
आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के एक और हाई प्रोफाइल बंदे का भी केस यही था कि उनके बेगम की नाम की जो है प्रॉपर्टी थी और उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था इस बात को बताना कि किस तरह उन्होंने ये पैसे जमा किए होंगे ये प्रॉपर्टी लंदन में कोई अपार्टमेंट खरीदने के लिए. लेकिन बाद में आपको पता है कि ही गॉट एक्सोनरेटेड आफ्टर द रिव्यू पिटीशन एंड ऑल, वो जो सारी कहानी हुई थी. तो बहरहाल जी ये पेंडोरा बॉक्स से खुल गया है और अब देखते ही हैं कि इसमें ज़ाहिर है कुछ लोगों को जैसे पनामा पेपर में भी हुआ था ना, कुछ लोगों को टारगेट करके उनके पीछे पड़ा गया था और फिर मामला जो है ना वो गंदगी आपको पता है कितनी उस गटर से जो है वो निकली थी. अब कितना हम इसको डिग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. देखते हैं जी आज पाकिस्तानी मीडिया पे इस पे क्या शोर मचता है और कहाँ पे हमारे मीडिया के लिए जो है जैसा कि आजकल हो रहा है एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है. इसके बियॉन्ड अब आप बात नहीं करेंगे. चलें जी हम बढ़ ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया आज सुबह तब से तकरीबन 1 घंटा पहले काफी हमने तफसील से बात की थी. इवन दो प्लान नहीं था बात करने का लेकिन जिक्र निकल आया. वी टॉक्ड अबाउट नोवो नॉर्डिस्क और उनकी मेडिसिन. हम विगोवी के बारे में बात कर रहे थे जो कि वेट लॉस के हवाले से एक रेवोल्यूशनरी ड्रग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई और मैंने ये भी बताया था कि उस ड्रग के आने की वजह से इस कंपनी के वारे न्यारे हो गए, बल्कि पूरे के पूरे डेनमार्क की इकोनॉमी को जो है वो छक्का लग गया है इसमें और गेम काफी ऑन हो गई है उनकी. लेकिन बहरहाल जी उस पर जो है वो बात हुई थी. We talked about the side effects of this medicine और किसी ने सवाल ये पूछा तो मैंने कहा था जी हर मेडिसिन के जो है वो साइड इफेक्ट होते हैं तो इसके भी डेफिनेटली साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होंगे और कंपनियां अपना जो पर्चा साथ लगाती हैं उसमें ये बात जो है वो जरूर बता रही होती हैं. लेकिन हमारे एक दोस्त ने जो है वो अभी हमारे साथ कुछ तस्वीर वगैरह भी शेयर की है, मीर अली रजा साहब. वो ये कहते हैं कि विगोवी का जो साइड इफेक्ट उन्होंने जो FAQs होते हैं उसमें उन्होंने एक सवाल उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई शुड नो अबाउट विगोवी. तो उस पे नोवो नॉर्डिस्क का जो है वो लिखना है विगोवी में कॉज सीरियस साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग पॉसिबल थायराइड ट्यूमर इंक्लूडिंग कैंसर. टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ यू गेट अ लंप और स्वेलिंग इन योर नेक, hoarseness, trouble swallowing or shortness of breath. These may be the symptoms of thyroid cancer. In studies with rodents, Wegovy and medicine. बहरहाल ये यहाँ पे कट गया आके तो ये लिंक आप जो है वो शेयर कर सकते हैं और I think anything can happen. So अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. दूसरी चीज जो आती है वो ये बात आती है कि हाँ बिल्कुल हमारी इस्लामाबाद ग्रुप में दोस्त भी होती हैं. शी वर्क्स फॉर द सेम कंपनी नोवो नॉर्डिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट. और उनसे जब हमने पूछा कि ये ड्रग पाकिस्तान में कब आने वाली है तो उन्होंने कहा नॉट बिफोर 2025, यानी अगले साल तक जो है ना वो इसका तो फिलहाल कोई 2027 तक जो है ये ड्रग पाकिस्तान में आती हुई नजर नहीं आ रही है. तो देखो यार बात बड़ी सिंपल है भाइयों और बहनों. देखो एक तो चीज ये होती है ना कि बाज लोगों को जो ओबेसिटी एज अ डिजीज लाहक हो जाती है. वैसे ओबेसिटी इटसेल्फ एक बीमारी होती है बहुत बड़ी, लेकिन इन दवाओं पे इन्हिसार ही क्यों करना इन दवाओं पे इन्हिसार. अपना वजन वैसे ही कम करें यार, मेहनत करें, वर्जिश करें. आज सुबह इत्तेफाक से मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था और वो उसमें ब्लड प्रेशर के लिंक का उन्होंने बताया हुआ था विद एक्सरसाइज. And it is not talking about a lot of, कोई बहुत ज्यादा आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं. They are talking about 150 minutes of rigorous exercise in the week. पूरे हफ्ते में 20 मिनट की जो है ना वो बात आती है इस चीज के हवाले से. सो ठीक हो गया, चलें जी मेहनत कर लें थोड़ी सी यार, that's the thing. अच्छा जी शुएब साहब क्या कहते हैं, दुबई अनलॉक में अगर किसी PTI वाले का नाम आया होता तो उसे फिर के खिलाफ कार्रवाई होगी. देयर वर ओवर 250 नेम्स इन पनामा लीक्स बट एक्शन नवाज शरीफ के खिलाफ ही हुआ था. 2027 से पहले इंडिया ने मेडिसिन की सस्ती कॉपी बना लेनी है. वैसे जिसे कहना चाहिए कि बात ये आपकी दुरुस्त है, जेनेरिक मेडिसिन, लेकिन ये पेटेंटेड मेडिसिन होगी आई एम प्रीटी श्योर. और उसके पेटेंट होने की वजह से इसको फिलहाल किसी के लिए कॉपी करना जो है ना वो जरा मुश्किल होगा. अच्छा जी इसके अलावा दानियाल का मैसेज आया है जो कि हिमसेल्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं. कहते हैं नोवो नॉर्डिस्क की एक प्रोडक्ट ओजेम्पिक, दो ये एंटी डायबिटिक है बट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वेट लॉस टू. BMI 30 वालों को 25 पर ले आते हैं. तो यानी दो मेडिसिन इनकी जो है ना, यानी देयर इज अ लिंक बिटवीन दी
डायबिटीज वाली जो दवाइयां हैं उनका कोई ना कोई लिंक जो है वो होता होगा विद वेट लॉस एंड ऑल. आई एम श्योर. आई थिंक इलाई लिली के पास भी कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जिसको शायद वेट लॉस वगैरह के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज लिली इज ऑल्सो बिग when it comes to these insulin and these materials and stuff. So बहरहाल जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि दवाओं पे इन्हिसार ही क्यों करना है यार. थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और बहुत सारे आपको जो है वो बेनिफिट आएंगे. चलें जी, बात कहीं से कहीं निकल गई इस वक्त, वरना हमें तो कुछ और बात करनी थी. मुबीन अजीज साहब कहते हैं ये भी बड़ी अजीब बात है, एक आम शहरी की हैसियत से मुझे लगता है कि हमारी मईशत सिस्कियां ले रही है मगर स्टॉक मार्केट का अरूज और फिर मुल्क की तरक्की के दावे हो रहे हैं. देखो, सबसे पहले तो उस शख्स को गिरेबान से पकड़ लें, गिरेबान से पकड़ लें जो बोले कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का मतलब ये कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है. नॉट एट ऑल. स्टॉक मार्केट अपने आप को, अपने लेवल्स को एडजस्ट कर रही है. इस बार उम्मीद यही है. अच्छा, ये हिना परवेज भट्ट अगर कोई ट्वीट कर ले तो अब एक लो IQ किस्म के इसके ट्वीट्स होते हैं, तो हिना परवेज भट्ट के ट्वीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मईशत ऊपर जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट एज आई सेड, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं. रूपी डिवेल्यूएशन और जो कुछ हमारे मईशत के साथ नुकसान हुआ है उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर के लिए हमारा शेयर जो इस वक्त लिटरली आधी कीमत पे जो है उसको अवेलेबल था. इतनी कुछ मेहनत करने के बावजूद हमारा जो पीक कैपिटलाइजेशन मार्केट थी उसके अभी भी हम 60% पे जो है वो बैठे हुए हैं. सो ये एज आई सेड ये एडजस्टमेंट का फेज मार्केट में गुजर रहा है. बट येस, आई थिंक फ्रॉम ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, बिकॉज हम 75,000 पॉइंट्स जो है वहां पे पहुंच सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आज ये टच करता है या नहीं. अच्छा जी, सादात मुगल साहब, थैंक यू सो मच. इनका ट्विटर चल रहा है तो उन्होंने कहा कि जी मैसेज कर दूं. एंड देन थैंक यू सो मच इमरान अहमद साहब ने दश्ते तन्हाई को पसंद किया, वो भी कर देंगे भाई. वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.